और वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसी कंपनी के गुड्स खरीद के खाता है, या अगर एक कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे मैं टाटा पावर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं और टाटा पावर मेरे घर पे आती है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप चलेगी? इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी आपने बोला पिक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। इफ आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेट्स से रिलायंस, और मैं रिलायंस फ्रेश का ही जाके सामान खरीदता हूं, तो सभी में कस्टमर भी तो था। सो फिर इसका मतलब मुझे लिमिट्स देखना पड़ेगा। हाँ, कहां लिखा है? ओके, वेल देयर इज नो जनरलिटी हियर। यहां पे हम लोग लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ के हिसाब से बात करेंगे। ये रहा एमसीए का क्लैरिफिकेशन, पेज 95 पे है। ओके, एमसी का क्लैरिफिकेशन पेज 95 पे है कि where the transaction is entered into by an independent director with the company concerned at a par as a general public and at the same price is payable, so that would attract the bar of pecuniary relationship. It is clarified that if it is at arm's length price, it will not be said to have pecuniary relationship under section 149(6) clause C. Clear? और एक बात बताओ, अगर अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होता है, वो एक एक्सपर्ट है, बराबर, क्या मैं अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता हूं बाय पेइंग फीस टू हिम? अभी आपने बोला वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तो ठीक है। अब रेलेवेंट क्वेश्चन ये उठा कि मैं बाहर वाले को फीस पे करके लूं, तो क्या मैं उसी से, अभी जैसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ होल टाइम एमडी, ओके, ही इज अ मैनेजिंग, दैट इज doctor, and he's not a managing director, he's an independent director, he's a MD known for cardiologist. Okay, अब एक केस के लिए हमें ओपिनियन चाहिए, अब बाहर किसी कार्डियोलॉजिस्ट से ले, उससे अच्छा इसी ले ले, he is a independent director also. So can I take it or not? Interesting है। देखो ये रहा क्वेश्चन, whether receipt of remuneration by an independent director would be considered as a pecuniary relationship between these companies. मेरी होल्डिंग कंपनी इससे ओपिनियन लेना चाहती है, मेरी सब्सिडरी ओपिनियन लेना चाहती है, तो it says that the matter has been examined and it is clarified that the pecuniary relationship does not include receipt of remuneration for one or more companies by way of fee or any kind of reimbursement for expenses in participation in board, or तो sitting fees वगैरह लेना, fees लेना for the consultation, that is not a pecuniary relationship. Yes, चलेगा, that is not a pecuniary relationship, चलेगा। Clear? एक बात बताओ, क्या अनलिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्या एक अनलिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? लिस्टेड नहीं, लिस्टेड में तो होता ही, हो तो आपने पूरा पढ़ लिया। अनलिस्टेड कंपनी में, हाँ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। दो होते हैं, ठीक है, दैट इज, चलो मिनिमम दो होने चाहिए, बराबर। और अनलिस्टेड कंपनी में ऐसी कौन सी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी भी है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता? अनलिस्टेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी भी है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, पता है? नहीं, पब्लिक कंपनी है बोला ना। अनलिस्टेड कंपनी में जो पब्लिक कंपनी है, लेट्स से उसका पेड अप कैपिटल 11 करोड़ है, उसका टर्नओवर 110 करोड़ है, ओके, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। अगर वो कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
नहीं आता। अगर वो कंपनी किसी कंपनी की होल्ली ओन सब्सिडरी में आती है, तो अगर होल्डिंग कंपनी कंप्लाइज द लिमिट्स, इट्स डीम्ड। और सबसे बड़ी बात, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, डॉर्मेंट स्टेटस पे चली गई है, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता। क्लियर? अच्छा, ये सारी बातें, अच्छा पहले तो मैंने एमसीए क्लैरिफिकेशन बताया। एमसीए क्लैरिफिकेशन, ये मॉड्यूल पेज 95 पे था। दूसरा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आता है, ये आपको मिलेगा मॉड्यूल पेज 96 पे। सो मॉड्यूल के पेज 96 पे ये आता है, इधर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नीचे की तरफ मिला। सो सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी, याद रखना हम लोग अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं अभी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सो यू आर करेक्ट, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 10 करोड़ या फिर 100 करोड़, 100 करोड़ या बोरोइंग्स लोन्स एक्सीड 50 करोड़, they need to have independent directors. Okay, can they have more than 2 independent directors? Can they have more than 2 independent directors? Yes, the board can decide to have more than 2 independent directors. What if the independent directors vacancy is cost? मेरी कंपनी में 5 एग्जीक्यूटिव, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव। अब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिटायरमेंट है, वो जा रहे हैं, वो 5 साल खत्म कर लिया, उसने बोला बहुत हुआ सर, अभी कंटिन्यू, पर्सनल रीजंस, रिटायरिंग, व्हाट टू डू नाउ? तो इफ देयर इज अ वैकेंसी, पढ़ के देखो ये क्या लिखा है। So if there is a vacancy, it has to be filled within 3 months, okay, or the immediate next board meeting, whichever is later. और ये पढ़ के देखो, the following class of companies are not covered. ठीक है, clear? So these are the class of companies which is not covered. And independent director कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये नहीं, ये इधर ऐसे तो ही ना, ओपिनियन लॉ है ना। रूल 5 वो कंपनीज अपॉइंटमेंट रूल लिखा है, देखो, या तो फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, रिसर्च वगैरह, टेक्निकल, ऑपरेशंस डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में वो हो सकता है। और सब पॉइंट 2 है वो 50 लाख रुपया, और वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। बाकी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो सब पॉइंट 1 में ही है बस। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, रूल 5 में है, रूल 5 सब रूल 1 में है। ओके, क्योंकि कई बार वो कई जन पूछते हैं, सर इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी अपॉइंट हो सकता है? ऐसा नहीं है, अपने पास रूल 5 है। ओके, सो याद रखना, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। That is module page 97. ओके, और अगर आपको बोला आपके बॉस ने, दैट इज, बेटा एक काम करो, अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड है ना, वो आज से 3 साल पहले बनाया था, उसको रिवाइज करना है, तो रिवाइज करो। ओके, आप जाओ बाहर, बाहर आपको सतीश मिलेगा, सतीश से ले लो डॉक्यूमेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कोड को रिवाइज करो, जाओ। क्या करना है अभी? अब क्या करेंगे? ओके, ड्राफ्ट कोड जो रहता है वो कहां पे लिखा रहता है? द ड्राफ्ट कोड फॉर, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम टेबल एओए एफ में मिलेगा, टेबल ए में एमओए का पार्ट मिलेगा, वैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्राफ्ट कोड कहां मिलेगा मुझे? द रॉ मटेरियल, द
रॉ कोड, ओके, शेड्यूल 4 में लिखा रहता है। शेड्यूल 4 टू द कंपनीज एक्ट गिव मी द रॉ कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके। सो अगर आपको वो ऐसा कभी काम मिले तो याद रखना, दिस इज द कोड, शेड्यूल 4। वैसे उसको सिर्फ एक बार रीड ही करने का, याद तो करने का नहीं है। इट्स नॉट अ मटेरियल टू लर्न दैट मच, बट 149 सबसेक्शन 8 में आता है, 6 में नहीं, 8 में आता है शेड्यूल 4 के हिसाब से। सो दीज आर द गाइडलाइंस। बाकी अगर कभी ऐसा काम मिले तो लिस्टेड कंपनी पे जाना, हो सके तो अपनी ही कंपनी से डील करती हुई कंपनी पे जाना। जैसे अगर मैं टेक्सटाइल्स में हो तो टेक्सटाइल्स वाली कंपनी में, अगर मैं पेट्रोलियम में हो तो पेट्रोलियम वाली कंपनी में। उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के शीट्स डाउनलोड करना, उनके कोड क्या है, और मैच करके देखना कि कुछ हो सकता है क्या। और हो सके तो दूसरा सजेशन, अमेरिकन और इंटरनेशनल लिस्टेड कंपनीज पे भी जाना, कई बार वहां से गुड आइडियाज मिल जाते हैं, ओके। पर उसके लिए फिर आपको गूगल co.in नहीं करना पड़ेगा, गूगल का फिर आपको गूगल वर्जन .com लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने co.in किया ना तो नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर आपको डार्क वेब पे डालना पड़ेगा या इनकॉग्निटो पे डालो तो उस पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार गूगल इन जो है ना वो अपने को एक्सप्लोर करने नहीं देता है बाहर के रीजन्स, तो फिर इनकॉग्निटो मोड से ढूंढना पड़ता है कि मुझे अमेरिका के लिस्टेड कंपनीज में ये कोड चाहिए, उनके पास भी है, लंदन की कंपनीज में भी है, तो आई डाउनलोड, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज का भी डाउनलोड करके रखा है, तो थोड़ा रीड करने में मालूम पड़ता है, अच्छा अच्छा इनकी कंपनीज में लोग इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। बाकी ये है कि स्टार्टिंग में तुमको थोड़ी तकलीफ होगी, बिकॉज उनकी इंग्लिश लेवल बहुत अलग है, द jargons and the way they put is very different. It doesn't seems like a normal English. Only American part is normal for us. English US जिसे बोलते हैं, ओके। बाकी कई जगहों पे तो डिफरेंट jargons, डिफरेंट नेचर्स, तो उसके पीछे उसका फिर बैकग्राउंड में लॉ क्या था वो समझना पड़ता है, ओके। अभी रिसेंटली एक जगह का हम लोग ने डाउनलोड किया, उसका रीडिंग कर रहे थे, वो था चाइना का। हाँ, चाइना का भी बहुत अच्छा कोड है इंडिपेंडेंट का, इट्स वर्दी ऑफ रीडिंग। सो दैट इज कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसलिए बोल रहा हूँ वर्दी ऑफ रीडिंग क्योंकि चाइना में बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। एप्पल का कोड है, Xiaomi का कोड है, ओके। वहां पे आपको एक और मिल जाएगा, और भी दो तीन है, को एक शिपयार्ड वाली कंपनी मिली थी, उसका कोड है, काफी अच्छे हैं वो लोग भी, क्या डेप्थ ड्राफ्टिंग करते हैं। और जापान का तो कोड पढ़ना ही बात है, वो शेकर क्या कोड बनाते हैं यार, कुछ समझ में नहीं आता, इसका बोर्ड इसमें होना चाहिए, इसका बोर्ड इसमें होना चाहिए, इसका ये कंप्लायंस है, इसका। आई वाज लाइक, जापान का कोड समझने के लिए उसका लॉ डीप डाउन समझना पड़ेगा, ओके। अच्छा, गाइडलाइंस पे रीड दिस वन। ये रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे लिख दो, लर्न 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर एनी ऑफ देम, that will be sufficient. Duties of independent directors, learn 4 points in that. Okay. And manner of appointment, just read it once, क्योंकि broadly आपको पूरा idea उसमें हो ही चुका है। And removal and resignation, 100 page पे, just read it once. And separate meetings भी, just read it once. They should hold one meeting separately and evaluation. But do read it. I would say do read it. ऐसा एग्जाम के दिन वाले दिन आपने नहीं रीड किया चलेगा, बट एग्जाम से पहले जब आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसकी एक रीडिंग रखना, ताकि एक आइडिया हो कि अच्छा साल में एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलते हैं, उनकी ड्यूटीज में ये सब चीजें आती हैं, तो इनके बारे में याद रखना, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको बुलाता है और बोलता है, लिसन, यू आर अ सीएस राइट, आई नीड अ क्लैरिफिकेशन, if I'm not attending a board meeting for some reason, am I liable for whatever happened in the board meeting? Interesting. He said, I could not attend a board meeting for a reason. Am I liable for whatever happened in the board meeting? Interesting. Okay. And what would be your answer? So let me check.
Nobody ever asked me before this. You're the first guy. Okay. So you have to have some kind of information or promptness all the way to tackle this guy, so that this guy does not carry the notion that तुम्हें कुछ नहीं आता. Okay, तुम्हें CS किसने बनाया? So something you have to do it about it. ठीक है. इसका पार्ट जो है कि liability. See, generally independent directors are liable for anything that is attributable to the board process, यानी board में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, provided they were there in the board meeting. Okay, or they are liable for something that is happening with their consent. इसका मतलब बोर्ड में जब मीटिंग हो रही थी and the chairman asked, okay, those in favor may raise your hands up, and हमारे कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देख रहे थे, एग्जीक्यूटिव ने हाथ ऊपर किया, लेकिन जब देखा ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने भी हाथ ऊपर किया, तो तब वो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं. ओके, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीटिंग में था लेकिन उसने कभी प्रोटेस्ट रेस नहीं किया, तो भी लायबल हो जाएगा. बिकॉज इसका मतलब डीम कंसेंट हो गया, उसने कभी प्रोटेस्ट रेस नहीं किया. उसके बोर्ड में जो रेजोल्यूशन अप्रूव किया, ही नेवर प्रोटेस्टेड दैट. ओके, इफ ही सेज आई नेवर रेज माय हैंड, बट यू नेवर प्रोटेस्टेड इवन, यू वर अवेयर ऑफ दैट, द नॉलेज वाज देयर. क्लियर? एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ हैंड इन ग्लव, जिसको हम लोग बोलते हैं कनाइवेंस में आ चुका है, तो वो लायबल होगा. ओके, सो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको यहां पे मिलती है. लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पेज नंबर 101 पे दोनों पार्ट आता है. ओके, लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पेज नंबर 101 पे. सो यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स and not the executive directors being the promoter of the KMP shall be liable only in respect of omission, commission that has occurred with his knowledge, attributable to board process, with his consent, connivance, and so and so. Okay? And regulation 25 comes into picture. Regulation 25 comes into picture. अच्छा, by the way, ये 1st January 2022 से 1000 listed companies हो गई है. October 2018 में 500 था, लेकिन ये 1000 listed companies हो गई. ओके, लिख देता हूं लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट. सो ठीक है, अब क्योंकि रेगुलेशन 25 हिट हो ही गया है, तो मैं पूरा रेगुलेशन 25 ही कवर कर लेता हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का. क्या हुआ? डीएनओ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ये आईडी इंश्योरेंस. सो सेबी LODR रेगुलेशन 25, इसका हेडिंग जाता है ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, सो वो लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से पहले ये पूरा कवर कर लेता हूं. रेगुलेशन 25 है क्या, रेगुलेशन 25 का नेचर क्या है और किस नेचर में चलता है. ओके, सो लेट्स कवर दैट नाउ. रेगुलेशन 25(1) ये क्या बोलता है कि नो पर्सन shall be अच्छा, एक पॉइंट बताओ, अगर मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी वजह से बाहर गया है इंडिया के,
और वो 3 महीने तक दिखने भी नहीं वाला है, क्या मैं उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, ऑल्टरनेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बराबर। If I pass a proper resolution, can I appoint a alternate independent director for a independent director? और वो भी independent director ही है। Interesting, interesting, very interesting. Okay, very intriguing. यहाँ पे सेबी ने इसकी बात को सपोर्ट किया है, दीप की बात को। सेबी said no person shall be alternate director for independent director of a listed entity with effect from 1st of October 2018. ओके, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? अरे यार, सो चेयरमैन CS, MD, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस, होल टाइम डायरेक्टर एडमिन, ओके, होल टाइम डायरेक्टर परचेज, independent director, audit committee, independent director women, okay, independent director, women director, non-executive, ओके। अभी अपने बोर्ड में ऐसे मैनेजमेंट है, और होता क्या है, होता यह है कि ये वाला जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ऑडिट कमेटी वाला, ओके, ये हर छोटी चीज में बहुत सवाल जवाब करता है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है वो फोरेंसिक ऑडिट जैसा होता है ना, चीर फाड़ करके पूरा पूछता है, डीप डाउन ही वांट्स टू गो फॉर एवरीथिंग, जिसमें वी कैन नॉट गो डीप डाउन इन एवरीथिंग यार। Why this? Why this? No, you have to search. You have to give me a reason. And he is not satisfied with any reason. So, ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक सिंगापुर की डील आने वाली है। डील बहुत बड़ी, अच्छी डील है, कंपनी को मिलने वाली है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर, अगर सिंगापुर की डील आने वाली है, एमडी ने आपको बुलाया केबिन में, और एमडी ने क्या बोला, देखो सीएस, बहुत बड़ी डील है, ये डील हो जाए तो कंपनी को करोड़ों का फायदा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑडिट कमेटी से अप्रूव होना मुश्किल है, क्योंकि ये वाला तो सुधरेगा नहीं, बराबर। ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अब ऑडिट कमेटी अगर क्लियरेंस नहीं देगी तो डील आगे नहीं बढ़ेगी। सो तुम एक काम करो, चेयरमैन से इसके लिए बात करो, क्योंकि मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, गड़बड़ हो जाएगी, प्रोटोकॉल टूट जाएगा कि वी आर कॉल्यूडिंग। तो सीएस, क्योंकि सीएस डायरेक्टर नहीं होता, इन सब के लिए सिर्फ अकेला सीएस है जो डायरेक्टर नहीं है और इन सब से रीच कर सकता है। तो तुम जाके चेयरमैन से बात करो, इसको हैंडल करना है, ठीक है। तुम अपने केबिन में आए और चेयरमैन को सुटेबल टाइम पे फोन किया और बात किया कि सर ऐसा ऐसा कंसर्न है। तो चेयरमैन ने बोला ठीक है, तो एमडी से और मैं बात बाहर किधर करता हूं एंड तुम्हें भी मैं अपडेट रखता हूं क्या करना है, ठीक है। फिर बातों बातों में एक बात निकली, अगर ये आदमी इंडिया के बाहर चले जाए तो, इफ दिस गाय गोज आउटसाइड इंडिया, इफ दिस गाय गोज आउटसाइड इंडिया, बाहर चला गया, क्लियर, तो ऑडिट कमेटी की बोर्ड मीटिंग में होगा ही नहीं। और आइडियली प्लानिंग क्या चलती थी, प्लानिंग ये चलती थी कि इसकी जगह पे हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, बराबर, इसकी जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाएगा।
अब मजे की बात क्या है कि ऑल्टरनेट ये आदमी इसको कहां भेजेंगे, इसको भेजेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक यूनिट है और यूनिट में बहुत गड़बड़ चल रही है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सर आप जैसा कोई ऑस्ट्रेलिया जाए तो हमारी जो गड़बड़ चल रही है ना वो ठीक हो जाएगी। आप इतना डेप्थ में पूछते हो तो वो सारी चीजें बाहर निकल के आएगी। हमारा हमको लिटरली उधर फॉरेंसिक ऑडिट ही करवाना है। तो इज लाइक ओके। और मेरी फैमिली सर उसका भी अरेंजमेंट है। आप लगभग आपको 4 महीना लगेगा सर, बहुत सारा चीजें। डन डन डन, आई एम गोइंग। फैमिली हाँ है तो फिर सब चलेगा। 4 महीना ऑस्ट्रेलिया, ये 4 महीना ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अपनी इसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो। अब मजे की बात क्या होती है कंपनी लॉ के हिसाब से, ये गया ऑस्ट्रेलिया, यहां से आया ऑल्टरनेट डायरेक्टर, हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास। हम क्या करते थे, रेजोल्यूशन पास। ओके, रेजोल्यूशन पास। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, ये तो आने से रहा, क्लियर, और ये इधर आया, तो ये क्या बोलेगा, सर मुझे तो एक मीटिंग के लिए बुलाया था, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। और ये क्या बोलेगा, मैं तो मीटिंग में था ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है। तो रेजोल्यूशन पास हो गया। गॉट इट। ये कंसेप्ट को देखते हुए सेबी ने क्या बोला कि बॉस ये वाला जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, नॉट अलाउड। इसके लिए अब आप कंपनीज के, लिस्टेड कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टीम देखना, दे ऑलवेज कीप वन मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उन लोग ने क्या कर दिया है, अभी इधर जैसे 4 और 4 50-50 होता है ना, तो वो लोग ने इसको बढ़ा के +1 कर दिया है, ताकि अगर एक बाहर चला भी जाए तो भी हमारे पास कोरम रहेगा। समझा। मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज, आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी देखोगे तो डेफिनेटली वैसा है। ओके, क्योंकि हमने सेबी की निफ्टी 50 का पूरा रिव्यू किया हुआ है। हर कंपनी ने अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बेस में वन मोर, किसी ने 2 मोर एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखे हुए हैं। अनलिस्टेड में तो इश्यू नहीं है, अनलिस्टेड में तो चलेगा, लिस्टेड में इश्यू है, क्योंकि सेबी ने बना किया है, कंपनी लॉ नहीं। क्लियर। तो ये समझ में आया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट सेबी बोलता है क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैक्सिमम टर्म कितना होगा, रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 2 जोरदार बात बोलता है। ये बोलता है द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम टर्म विल बी एज पर कंपनीज एक्ट। खत्म। द मैक्सिमम टर्म tenure of independent director, the maximum tenure of independent director shall be as per कंपनीज है, बराबर। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको इलैबोरेट करूं, सो अपने को ये देखना पड़ेगा इसको अपॉइंट किसने किया। अगर इसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है तो इसका टेन्योर कितना होगा, 5 years, बराबर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, he has to be approved in the AGM, he has to be approved in the AGM, हाँ? और अगर इसका अपॉइंटमेंट 5 साल पूरा हो गया तो अब इसका अपॉइंटमेंट सिर्फ शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, बोर्ड इसमें नहीं आएगा। तो जब 5 साल के बाद की एजीएम आएगी तो वहां पे अपने को अपॉइंटमेंट करने वाला होगा शेयर होल्डर्स, 5 years, ठीक है। और इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने साल तक नहीं हो सकता, व्हाट इज द कूलिंग ऑफ पीरियड, cooling off period, the cooling off period is again 3 years, perfect, clear।
द कूलिंग ऑफ पीरियड इज 3 years। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 19 नवंबर 2022 की बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करता हूं, तो इसका टेन्योर कितना होगा? लेट्स से एजीएम आया 11th of July 23 और it was approved here। तो ये 5 साल एजीएम से कि 5 साल बोर्ड अपॉइंटमेंट से? ये 5 साल कहां से? यहां से कि यहां से? चलो 19 नवंबर से, दैट इज 27 तक जाएगा। ओके, सो उसका जो टेन्योर है दैट विल गो फ्रॉम दिस प्लेस टू 18th नवंबर 2027, बराबर। नाउ शेयर होल्डर्स की मीटिंग 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी लेट्स से 9th of July 2028 को, देखिए हमेशा फाइनेंशियल के बाद मीटिंग होती है। तो इस टेन्योर के बीच में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करेगा? क्योंकि यहां पे तो उसका टर्म खत्म हो गया और तुमने मेरे को बोला यहां से, और एजीएम इधर आएगी, बराबर। फाइनेंशियल ईयर 27-28 खत्म होगा, उसके बाद एजीएम होगी। तो इस बीच में मैं क्या करूं, उसको क्या बोलूं? अभी रेलेवेंट क्वेश्चन यही आया है ना, क्योंकि जब आप मेरे को ये बोल रहे हो तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो ईजीएम बुलानी पड़ेगा और ईजीएम में एक एजेंडा के लिए शेयर होल्डर्स भड़क जाएंगे। सिंगल एजेंडा ईजीएम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है वो? एमडी हो तो फिर भी मानू, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ईजीएम। अब देखो इसके लिए करना क्या है, आपको करना ये है कि लेट्स सपोज ऑन 10th of July 2027 की एजीएम थी ना, इसी में इसका अप्रूवल लेना होगा, अप्रूव एक्सटेंशन फॉर 5 years, जो यहां से प्लस 5 years में जाएगा। समझा? तो जिस साल में उसका टर्म खत्म हो रहा है एज ए सीएस, आपको उसी साल के एजीएम में उसके टर्म खत्म होने से पहले उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंशन टर्म खत्म होने के बाद नहीं होता है। और अगर सर इस एजीएम में उसने डिसअप्रूव कर दिया तो उसका टर्म यहां पे खत्म हो जाएगा, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ लग जाएगा। अब समझा? सेम सेम, बराबर। ये क्लॉज तभी आता है अगर आप हर बार नया इंडिपेंडेंट अपॉइंट कर रहे हो तो जरूरत ही नहीं है। मतलब यहां पे उसका टर्म खत्म हुआ, लेट्स से जेड वाज अपॉइंटेड ओवर हियर, ओके। अगर आप किसी जेड को यहां पे ले रहे थे और यहां पे जेड का टर्म ओवर, ठीक है, अब वो शेयर होल्डर्स के पास जाता ही नहीं है, तो मैं 18th नवंबर को अगर किसी वाई को अपॉइंट कर रहा हूं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसमें बीओडी मीटिंग ही चाहिए। ओके, ही इज अ न्यू वन, इस चीज का ध्यान रखना। समझा? तो डायरेक्टर के टर्म खत्म होने के पहले एजीएम हो जाती है, बाद में नहीं। याद रखना, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंशन हैज टू बी ऑब्टेन बिफोर थिंग्स हैपन, नॉट आफ्टर थिंग्स हैपन। वही चीज आपने एजीएम के लॉ में भी पढ़ी है। एग्जैक्ट, ये सेम चीज है। मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर, appointment of a alternate director as a director और a casual vacancy director as a director, ये सब ऐसे ही होता है कि उनके टर्म खत्म होने के पहले आपको उसका अप्रूवल चाहिए कि इनको कंटिन्यू करना है कि नहीं। और इस ड्यूरेशन में अगर बाय चांस यहाँ पे इसको डिसअप्रूव किया गया तो इसका जो काम है वो वैलिड रहेगा, प्रोवाइडेड इसने कोई वायलेशन ऑफ लॉ ना किया हो। पर इसका मतलब वो उस ड्यूरेशन के लिए लायबल भी रहेगा।
वो इस ड्यूरेशन के लिए लायबल भी रहेगा। क्लियर, समझा? ठीक है, चलो बाकी की बातें ब्रेक के बाद।